प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे में करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि करंट अफेयर्स से कई सवाल आते हैं और इसमें एक अहम क्षेत्र है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में रहे हैं साल भर में, उनसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे संगठनों के बारे में जो संभावित हैं, जिनसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहे हैं। और इसमें एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपने इसके बारे में सुना होगा कि इसने इज़राइल के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके पहले अभी हाल में अगर देखें तो जो फ़िलिस्तीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रोड्रिगो दुर्तेते, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया और उनको अरेस्ट कर भी लिया गया है। और ये सब दिखाता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से, किस लेवल पे कार्रवाई कर सकता है। क्या उसके पास वास्तव में कुछ विशेष अधिकार हैं या फिर ये सब चीज़ें बस दिखावे के लिए ही हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र वैश्विक न्यायिक संगठन है, यानी इंडिपेंडेंट ग्लोबल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जेनोसाइड, यानी जिसे हम जातीय संहार कहते हैं, मानवता के विरुद्ध अपराध यानी वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और युद्ध अपराध यानी जो वॉर क्राइम्स हैं, इनमें जो जो अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इन मामलों में ये लोग लिप्त हैं, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष ही किसी देश के हों, हेड ऑफ स्टेट हों या हेड ऑफ गवर्नमेंट हों, उन सब के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का अधिकार रखती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी। और यह जो तीनों विषय हैं, ये इसके क्षेत्राधिकार में शामिल हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो 17 जुलाई 1998 को यूनाइटेड नेशंस के एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में इसके गठन से संबंधित रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और 1 जुलाई 2002 को ये अस्तित्व में आ गया था। यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है और वहाँ पर पीस पैलेस में ये हेडक्वार्टर्ड है। इसका प्रशासन रोम विधि संहिता के तहत किया जाता है, यानी इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय रोम स्टैट्यूट, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा इस न्यायालय का गठन जो है इसी विधि संहिता के द्वारा किया गया है। यद्यपि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में वार्ता की गई संधि का परिणाम नहीं है, यानी यूएन का कोई भी ऐसा वार्ता नहीं था जिसके चलते या यूएन की कोई ट्रीटी के चलते इसका गठन किया गया हो, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के क्षेत्राधिकार से पृथक एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है। यूनाइटेड नेशंस का जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसके तहत जो संगठन काम करता है वो तो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, लेकिन ये यूएन के क्षेत्राधिकार से एक सेपरेट और एक ऑटोनमस तरीके से काम करने वाला संगठन है, यानी आईसीसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों के प्रश्न पर लंबे समय से विचार चला रहा है और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गठन से संबंधित भी एक सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में 1998 में किया गया था। और जो रोम विधि संहिता है, उसका आर्टिकल 2 वो बताता है कि इस न्यायालय का यानी आईसीसी का यूनाइटेड नेशन से रिलेशन भी है। और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अपनी जो रिपोर्ट है वो वार्षिक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को ही देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 58/318 के जरिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संबंधों का पूरा फ्रेमवर्क दिया है। यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो भी रोम विधि संहिता के आर्टिकल 13 और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 7 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के जो अभियोजक है यानी प्रोसिक्यूटर, उसको कुछ निश्चित स्थितियों के में कार्यवाही के लिए रेफ़र कर सकता है। तो आईसीसी का पूरा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है
और उसका जो क्षेत्राधिकार है अगर उसको देखें तो ये पता चलता है कि दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में सिविल वॉर हो रहा है, गृह युद्ध है या एथनिक क्लिनजिंग है, जेनोसाइड है, अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। जब युद्ध होता है तो युद्ध में महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध और अन्य प्रकार के जो अपराध किए जाते हैं, प्रिजनर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जाती है। इन सब स्थितियों में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी आवश्यक होती है। यह व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले अति खतरनाक अपराधों जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का लक्ष्य रखता है। और ये जो राष्ट्रीय न्यायालय हैं यानी किसी भी देश के जो न्यायालय होते हैं उनके जुरिस्डिक्शन को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करता है। इसका अर्थ यह है कि आईसीसी का जो निर्णय है वो वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। आईसीसी का जो प्रोसिक्यूटर है उसका कार्यालय आईसीसी का एक स्वतंत्र निकाय है और ये जो प्रोसिक्यूटर होता है यही सारे मामलों की जांच करता है, पड़ताल करता है और देखता है कि निष्पक्ष तरीके से निर्णय लिए जा सकें। जैसे कुछ समय पहले, आज से 5-6 साल पहले या और भी कह सकते हैं कि लगभग 2016-17 के आसपास जब सूडान के राष्ट्रपति के ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था और आईसीसी ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, तो वो भाग के चला गया था साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के से भी ये कहा गया था आईसीसी के द्वारा कि उसको पकड़वाने में मदद की जाए। तो कई तरीके से आईसीसी ऐसे कार्यवाही करता है लेकिन बहुत से देश सहयोग नहीं करते। जब भी ऐसा कुछ मामला आता है तो वो आईसीसी छोड़ने की धमकी दे देते हैं। पुतिन के साथ साथ अमेरिका और बहुत से अफ्रीकी देश जहाँ पर ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं, यानी 3 चीज़ें, जेनोसाइड और मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं यानी सूडान में, चाड में, हैती में, रवांडा में, घाना, इन सब तमाम अफ्रीकन देशों में ये ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इम्पार्शियल ट्रायल होना चाहिए कि कैसे किसी एक बहुत बड़े एथनिक कम्युनिटी को वहाँ पर मार दिया गया या हेड ऑफ़ स्टेट ने ऑर्डर दे कर के उनका सफाया करवा दिया। ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है ग्लोबल लेवल पे। और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इसी दिशा में काम करता है। अभी हाल में यूक्रेन 1 जनवरी 2025 को इसका सदस्य बना है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार पूछा जाए। और इसमें तकरीबन 122 सदस्य देश हैं और बीच बीच में कुछ देश निकलते रहते हैं, कुछ देश शामिल होते रहते हैं। लेकिन जो मूल इसमें समस्या आती है वो ये है कि इसके निर्णयों का बाध्यकारी न होना, कि मतलब जब भी ये अरेस्ट वारंट जारी करता है या मुकदमा चलाने की बात करता है तो उसमें जो एक लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए राष्ट्रों के माध्यम से, वो सब में थोड़ी कमी आती है। इसलिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर और बेहतर इस मामले में बनाया जाए तो ये और ज़्यादा प्रभावी संस्था के रूप में काम कर पाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में ये सब जानकारी आप रखें, इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन पर बात करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि हाल के समय, मतलब अभी अपकमिंग समय में अप्रैल में होने वाला है बिम्स्टेक का समिट, तो बिम्स्टेक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।